हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 का जो टॉपिक है, एंटर द ब्रिटिश, सिंपली ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने डचों के बारे में पढ़ लिया, पुर्तगालीज के बारे में पढ़ लिया, फ्रेंच इंडिया के बारे में पढ़ लिया। हमें ये जानने कॉलोनिज्म होता क्या है, इसके कोर फीचर्स क्या है। तो अब जो इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम कहें जिसको शुरू हो रहा है, वो है ब्रिटिशर्स का। और पार्ट वन में आप सिर्फ 1857 के रिवॉल्ट तक ही जानोगे, मतलब कि जो 19th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड था कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, कौन कौन से इवेंट हुए थे। उसके बाद जो आपकी पार्ट टू पब्लिश होगी, एक्सप्लोरिंग द इंडियन सोसाइटी से, जो आपकी वोट एसएसटी की क्लास की, उसमें आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, पूना पैक्ट क्या था, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ोगे। और जो मैस्करे हुआ उस टाइम पे, जो जलियांवाला बाग, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट पार्ट मीन्स की जो हमारी पार्ट टू वाली बुक एसएसटी की, उसमें पढ़ेंगे। सो एंटर द ब्रिटिश। अब सही बात है, ये यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, रूलर बन के बैठे हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, इनका जो सफर रहा वो कैसा रहा? एक व्यापारी से एक राजा बनने तक का सफर था इनका। तो जो ब्रिटिश थे, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन 1600, सेट अप फैक्ट्रीज एट सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में फॉर्म हुई थी, बनी थी। और इसकी जो फैक्ट्री सेटअप हुई थी वो हुई थी सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे और कलकत्ता में। गेन पॉलिटिकल फुटहोल्ड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो इनको पॉलिटिकल पावर कैसे, मतलब इनके हाथों में कैसे आ जाती है? जब बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, और जो बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, उसके बाद। अभी आप आगे ये भी जानो कि जो बैटल ऑफ प्लासी और जो बैटल ऑफ बक्सर है, वो कौन से इंडियन रूलर्स के बीच में हो रही थी, ब्रिटिशर्स किसके साइड थे, कौन किसको धोखा दे रहा था। ये सारी चीजें भी आप अभी आगे जानोगे। सो एक्वायर्ड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1765। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद जो दीवानी राइट्स थे वो एक्वायर हो गए थे। दीवान मतलब दीवान इनके हाथों में आ चुके थे। दीवान एक तरीके से एक पोजीशन थी उस टाइम पे, जैसे सूबेदार हुआ करते थे ना, कि एक गांव दे दिया गया रूल करने के लिए, ऐसे ही दीवान हुआ करते थे। तो जो बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, उनकी दीवानी इनके हाथों में आ गई थी। एनएबलिंग टैक्स कलेक्शन, साथ में टैक्स आ रहा था। Gradually extended control over most of India by wars, annexation and treaties. और धीरे धीरे इन्होंने मोस्ट ऑफ इंडिया का जो पार्ट कैसे कवर किया? वॉर्स के थ्रू, एनेक्सेशन के थ्रू और ट्रेटीज के थ्रू, यानी समझौते करके, कब्जा करके, लड़ाई करके। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने अपनाई। सो द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल exploited division among Indian rulers, communities and caste। तो इन्होंने फायदा उठाया जो उस टाइम पर जो हमारे लोकल रूलर्स थे, जो हमारी लोकल कम्युनिटीज थी, इनके बीच में जो रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसका इन्होंने फायदा उठाया और उसमें एक्सप्लॉइट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सपोर्टेड वन फैक्शन अगेंस्ट अनदर टू वीकन इंडियन यूनिटी। और इन्होंने क्या किया? सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मीन्स कि जो ज्यादा पावरफुल रूलर होता था उस टाइम पर, उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। या फिर इन्होंने अगर इससे फायदा नहीं हो रहा तो एक वीक रूलर को सपोर्ट करके दूसरे राजा को हराया। और जो इंडियन यूनिटी थी, जो उस टाइम पे जो लोगों के बीच में थोड़ी बहुत एकता थी, उसको खत्म किया। Annexation policy like doctrine of lapse introduced by Lord Dalhousie used to observe Prince mistake। लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एक एनेक्सेशन पॉलिसी इम्पोज करी, यानी एक पॉलिसी ही डलहौजी लेकर आया। आपने 6th क्लास में अपनी वो कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी की। लड़ क्यों नहीं थी अंग्रेजों से? क्या रीजन था? वो 1857 का ही टाइम था जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। और उनके ऊपर भी यही पॉलिसी लागू करी जा रही थी। मतलब इस पॉलिसी में था क्या कि अगर कोई राजा जो है वो खत्म मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो जो उसकी टेरिटरी है, तो उसका
स्टेट है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा थ्रू द ब्रिटिशर्स। बट इंडियन क्वींस थी, अब उन्होंने कुछ अडॉप्टेड उनके बच्चे भी थे, रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी हुआ करते थे, तो वो चीज़ के अगेंस्ट थे। जो रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनका तो एक दत्तक बेटा था, दत्तक बेटा मीन्स कि अडॉप्टेड चाइल्ड था उनके पास, उनका खुद का बेटा मर गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद रूल करूंगी, जो कि अब ब्रिटिशर्स जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो उनका सिंपली यही था, उनका कहना यही था कि नहीं आप रूल नहीं करोगे, हम रूल करेंगे अगर राजा खत्म हो जाता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लेकर आ जाते हैं। साथ में जो बेगम हजरत महल थी, उनको तो ये कह के मतलब लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, मतलब वहाँ की रानी थी, उनकी जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको तो ये कहा जाता है कि आपसे संभल नहीं रहा है सही तरीके से, और आप संभाल नहीं पाओगे, ये कह के उनसे भी छीना जाता है, जिसकी वजह से जो रिवॉल्ट है ये ज्यादा तेज हो जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जैसी एनेक्सेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि डलहौजी लेकर आता है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा इंडिया एक टाइम पे पैराडाइज कहलाता था, जो जन्नत कहलाता था, उसको नरक बना दिया। इतना डिवास्टिंग फेमिनाइन आया 1760s के टाइम पे, 70s के टाइम पे, कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था कुछ, लोगों को अपने बच्चे बेचने पड़ रहे थे, लोगों को अपने घर की जितनी भी जरूरत वाली चीजें थी बेचनी पड़ रही थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपने बच्चों को एज अ स्लेव सेल आउट कर रहे थे वो, बच्चों को मार रहे थे, अपने बच्चों को जिंदा मार रहे थे, क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, बच्चों को क्या खिलाएंगे। वो मतलब इस तरीके से हो चुका था कि उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। साथ में सन्यासी जो थे, फकीर जो थे, उन्होंने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब उनका मूवमेंट करने का रीजन क्या रहा उस टाइम पे, कि सन्यासी और फकीर जो होते हैं ये बैगर्स होते हैं एक तरीके से। मतलब उस टाइम पे आपने आज भी देखा होगा कि जो आपके घर पे मतलब कभी कभी बाबा लोग आ जाते हैं, या फिर अ, भगवा रंग पहन के, या फिर अपनी गाय घोड़े लेके, या फिर वैसी मजाक की चादर लेकर आते हैं मांगते हैं। तो उनका जो लाइवलीहुड होता है वो बागिंग पे ही चलता है, मतलब वो भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते हैं। भीख इन द सेंस कि वो पैसे वाली भीख नहीं जो रेड लाइट पे लोग मांगते हैं, उनको जो भी सोसाइटी से जो भी चीजें मिलती हैं वो उसी से अपना गुजारा करते हैं। और पहले के टाइम पे सन्यासी और फकीर यही करते थे। जब फरमाइन आ चुका है, भुखमरी आ गई है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर का, तो लोग उन्हें कहाँ से देंगे जब उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर सन्यासी भी जो थे, फकीर भी जो थे, वो भी रेबिलियन बन चुके थे, उन्होंने भी इनके बहुत सारे किले जला दिए थे, इनको इनके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया था। सो फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, पहला रीजन क्या रहा कि हमारे इंडिया को जन्नत से नर्क बनाया, जो है डिवास्टिंग फेमिनाइन्स आए, मतलब ऐसे खतरनाक भूखमरी आ गई कि लोगों को अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा था। लोग मर रहे थे, हजारों लोग तो मतलब मर रहे थे बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में। टैक्स बढ़ता जा रहा था, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है बट टैक्स बढ़ता जा रहा है, लोगों को टैक्स जबरदस्ती पे करना पड़ रहा है। बहुत बुरे हालात थे। सो कॉलोनियल पॉलिसीज प्रायोरिटाइज एक्सपोर्ट क्रॉप्स ओवर फूड ग्रेन्स। तो जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उस टाइम पे, उनका किस चीज पे प्रायोरिटी रखती थी, मतलब किस चीज को मेन मानती थी, किस चीज को मुख्यता देती थी वो, कि क्या करती थी, क्रॉप्स का एक्सपोर्ट करती थी। मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स का, उसको बेच रही है बाहर के देशों में, अपने देश में लेके जा रही है, बजाय कि फूड ग्रेन को स्टोर किया जाए, लोगों ने जो मेहनत करी है उनको दिया जाए। एक्सपोर्टेशन में लगी हुई थी। Famines in Bengal 1770, Odisha 1866 and other regions killed millions. तो बंगाल में जो फेमाइन आता है वो 1770 के टाइम पे आता है, और उड़ीसा में जो फेमाइन आता है वो 1866 के टाइम पे आता है। और इसकी वजह से कई एरियाज में जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं। बता रही हूँ, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लोग घास खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, कि उनके पास जब खुद के लिए नहीं है तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों को बेच रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, नौकर बनाया जा रहा है, एक स्लेव की तरह बेच रहे हैं। तो ये चीजें चल रही थी। लैक ऑफ रिलीफ मेजर्स, हाई टैक्सेशन कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग क्राइसिस। अब इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी आपदा आ चुकी है, बट फिर भी लोगों को कोई रिलीफ नहीं था। टैक्स बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये था कि उस टाइम पे लोगों को जो एक पैराडाइज वाली जिंदगी मिल रही थी, जो जन्नत थी एक तरीके से, मतलब ना वो इतने अमीर थे ना गरीब थे, बट एक लाइवलीहुड उनका चल रहा था, उसको पूरी तरीके से बदतर बना दिया इन लोगों ने। दूसरी चीज, क्या रीजन था पैराडाइज से हिल जाने का इंडिया का,
द ड्रेन ऑफ इंडिया जो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसी के रिसोर्सेज को, उसी के रॉ मटेरियल्स को अंधाधुंध एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से। और वहीं वहां से फिनिश गुड बनाकर, वहां से एक अंतिम वस्तु बनाकर यहाँ पे लाके बेचा जाता था। और अगर हम किसी को कोई चीज किसी दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर हैवी टैक्स, और खुद यहाँ से फ्री टैक्स में लेके जा रहे हैं। अगर हम इम्पोर्ट, वो खुद इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, हम इम्पोर्ट करवाएं कहीं और से तो उस पर टैक्स लग रहा है। मीन्स की जो पैसा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पैसा मतलब लिया जा रहा था, लोगों से ही उनका पैसा निकाल के जाकर अपने देश में लगा रहे थे। सो उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया की वेल्थ थी उसको ड्रेन आउट कर दिया, उसका पलायन कर दिया पूरी तरीके से। रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स एंड वेल्थ एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन विदाउट एडुकेट रिटर्न्स। इनके जिस तरीके से यहाँ से सर्विसेज ली जा रही थी, रिसोर्सेज लेके जा रहे थे, रॉ मटेरियल जा रहे थे, पैसा जा रहा था यहाँ से, उसके रिटर्न में इंडिया को कुछ मिल नहीं रहा था। इंडिया बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो कि मैंने अभी बताया कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक सप्लायर बन के रह चुका था, एक पूर्तिकर्ता बन चुका था रॉ मटेरियल्स का ब्रिटेन के लिए। और उसके अलावा जो उसके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते थे, जो उसकी अंतिम वस्तु जो बन चुकी होती थी, वो इंडिया में लाके बेच देते थे बस। तो इंडिया जो था, इम्पोर्टर था फिनिश्ड गुड का, और सप्लायर था रॉ मटेरियल्स का, एंड ओनली फॉर ब्रिटिश and only for Britain. So surplus revenue from India funded British wars and development in England. तो जो इंडिया का रेवेन्यू आ रहा था, जो सरप्लस अमाउंट भी आता था रेवेन्यू का, मतलब पैसा बहुत था हमारे पास, पर वो जो पैसा था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश फंडिंग में जाता था। वो अपने रेवोल्यूशन, मतलब जो उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला उसमें लगाते थे, जो वॉर्स हो रही थी उस टाइम पर उसमें लगता था, और इंग्लैंड की डेवलपमेंट में। दैट्स इट। उसके बाद हम देखते हैं चेंजिंग लैंडस्केप। इस तरीके से चीजें बदलने लगती है हमारे ही देश में, हमारी ही चीजें बदल रही हैं, हमारी ही चीजें खत्म होती जा रही हैं यहाँ पे। डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस इंडस्ट्री। तो जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, सब खत्म हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि हम एक रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन चुके थे ब्रिटेन के लिए। सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल कुड नॉट कम्पीट विद मशीन मेड ब्रिटिश गुड। ऑब्वियसली कि जिस तरीके से एक इंसान हाथों से बना रहा है, या फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, इंडिया में उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो लोग हाथों से ही बनाते थे, तो वो चीज़ें थोड़ी कॉस्टली मिलती थी। वहीं ब्रिटिशर्स ने मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो इंसान हाथों से चीज़ें बना रहा है उसको मेहनत लगेगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो पैसा भी ज़्यादा चार्ज करेगा। वहीं जो चीज़ मशीन से बन रही है वो स्पीड में बनेगी, कम टाइम लगेगा, उतना चार्ज भी नहीं आएगा। तो जो मशीन मेड गुड्स थे और जो हैंड मेड गुड्स थे, कंपटीशन ही हाई लेवल पे था। और मशीन मेड गुड्स जो होते थे, जो उस टाइम पे मशीनों की बनी वस्तु होती थी, वो ब्रिटिशर्स की होती थी। वहीं जो हमारे इंडियंस एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडियन बिजनेसमैन थे, तो उनकी सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट थी। टेक्सटाइल भी हैंडीक्राफ्ट था, चरखे से सूत काटा जाता था, कॉटन बनाया जाता था, तो compete करना मुश्किल हो रहा था। हैवी इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉयड लोकल आर्टिशंस इकोनॉमी। और ऑब्वियसली जब रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो सामान जब वहाँ पे बनेगा तो यहाँ यहीं पे इंपोर्ट किया जाएगा। तो जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था, उसको ज़्यादा इंपोर्ट होने की वजह से, ज़्यादा इंपोर्ट करने की वजह से, जो हमारे आर्टिशंस थे, जो हमारे लोकल एरियाज में जो लोग काम कर रहे थे, जिनके खुद के जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनकी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें, तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स फॉर मिलियंस। इसकी वजह से अब जब इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, और लोगों को कंपटीशन मतलब इतना हाई फेस करना पड़ रहा है, तो जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके की जो लाइवलीहुड थी, जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी दिनचर्या थी, जिस तरीके से हम रहते हुए आ रहे थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उसके बाद है डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और जो हमारा ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, जो राजा वाली बात चलती थी कि राजा रूल कर रहे हैं, सरपंच रूल कर रहे हैं, और मतलब राजा के अंडर उसके और भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे, अमात्यास हुआ करते थे, वो रूल कर रहे हैं, उनको इन्होंने पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया, पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, और ब्यूरोक्रेसी को लेकर आ गया। यानी कि जो सरकारी, आज का टाइम पे जब हम सरकारी
सेक्टर देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर देख रहे हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी जो आज के टाइम पे चल रही है, जो सरकारी नौकरियां चल रही है, लोग काम कर रहे हैं, वो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। उन्होंने रिप्लेस कर दिया। सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, उसको रिप्लेस करके उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि केंद्र शासन शुरू कर दिया इन्होंने। अपने खुद के कोर्ट होने लग गए इनके। और जो हमारी ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम थी, मतलब जो हमारी पुरानी पंचायत सिस्टम थी, उसको वीक कर दिया। अपने नए रूल्स इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। नए नए रूल्स लेकर आए, जुडिशियल सिस्टम लेकर आ गए इंडिया में, जो आज के टाइम पे हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, जो हमारी जजेस वाले, जो एडवोकेट वाली बात होती है, जो लॉयर्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, चाहे एजुकेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, लॉज की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में। और ये कहीं गलत नहीं है आज के टाइम पे, बट उस टाइम पे जिस तरीके से हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, हमारा ही नुकसान किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत थी उस टाइम पे हमारे लिए। फिर उसके बाद जो है थर्ड रीज़न क्या है, वो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन, क्रिएटिंग ब्राउन इंग्लिश मैन। ऑब्वियसली कि अब अगर आपको कहीं पे रूल करना है, कहीं पे आपको काम करना है, तो वहाँ की लैंग्वेज इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड यू हैव टू लर्न इन, यू आर यू आर टू बी फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज, मतलब आपको होना ही पड़ेगा जो है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया और ब्राउन इंग्लिश मैन जो है बनाने स्टार्ट कर दिए। ब्राउन इंग्लिश मैन का मतलब कि इन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन में स्कूल्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी, और कहा कि जिसको भी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जो भी पढ़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज को, हायर स्टडीज करेगा, उसको हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। हम लोगों ने इस लालच में इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी। इंग्लिश पढ़नी शुरू करी, उनको ब्यूरोक्रेसी में काम मिल गया, सरकारी सर्वेंट्स बन गए वो लोग। सो जो मैकेले था, मैकेले लेकर आता है इस पॉलिसी को। सो मैकेलेज मिनट ऑन एजुकेशन, तो मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में जो एक यहाँ पर रूल आता है, या फिर एक हम ये कहें कि एक रिफॉर्म आता है, वो मैकेले लेकर आते हैं। तो मैकेलेज मिनट ऑन एजुकेशन 1835 प्रमोटेड इंग्लिश ओवर क्लासिकल लैंग्वेज। तो जो हमारी खुद की, जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी, जो हमारी सांस्कृतिक लैंग्वेज थी, जो रीजनल लैंग्वेज थी, उसको खत्म करके, उसको अबॉलिश करके इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ ओरिएंटलिस्ट आते हैं, एंग्लिसिस्ट आते हैं। एंग्लिसिस्ट कहते हैं कि हमें क्यों उनके ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाना है, हमें क्यों उनकी लैंग्वेजेस को पढ़ाना है, हमें तो इंग्लिश पढ़ानी है, हम तो इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश में ये सारी चीज़ें होंगी। वहीं जो ओरिएंटलिस्ट थे, उनका मानना ये था कि अगर हमें किसी को अपनी लैंग्वेज सिखानी है, तो हमें सबसे पहले उनकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट थे उस टाइम पे, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू ऐसी लैंग्वेजेस को सीखा और उसके बाद लोगों को इंग्लिश सिखाई। बट एंग्लिसिस्ट इसके पूरे अगेंस्ट, उनका मानना था कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, हम क्यों उनकी लैंग्वेज को सीखें, हम डायरेक्ट उन्हें अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे। ये एंग्लिसिस्ट का मानना था। तो एम क्या था उस टाइम पे इनका, क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। तो इनका एम था कि इनको एक ऐसा इंडियन क्लास डेवलप करना था, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी थी जहाँ पर लोग जो है वो इंडियंस रहें, बाय कलर वो इंडियन रहेंगे, बाय ब्लड वो इंडियन रहेंगे, बट टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट के अकॉर्डिंग मीन्स कि जो उनका माइंड सेट होगा, जो उनका थॉट ऑफ प्रेजेंस होगा, या फिर जिस तरीके से सोचते हैं, बोलते हैं, उनका रहने का तरीका, हर एक चीज़ जो है वो इंग्लिश टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फॉर कॉलोनियल मशीन। और सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि क्लर्क प्रोड्यूसिंग मीन्स कि जो आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो लोग एज एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो क्लर्क कहलाते हैं वो। और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक मशीनरी बन जाएंगे उनके कॉलोनिज्म में, उनके लिए काम करेंगे, उनके कम इनकम में काम करेंगे। उसके साथ उनको बेनिफिट क्या मिलता था, सिर्फ कि ब्रिटिशर्स के थ्रू उनको परेशान नहीं किया जाता था, और उनके पास, उनको उस इकोनॉमिक लेवल पे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता था, जिस तरीके से गरीबों को किया जा रहा था, कल्टीवेटर्स को किया जाता था, जमींदारों को किया जाता था। मतलब जमींदार भी एक तरीके से हायर पोजीशन में ही थे, बट कहीं ना कहीं उनको भी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। उसके बाद रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू सर्व इंपीरियल नीड्स।
इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही उन्होंने रीशेप कर दिया, आर्थिक स्थिति ही बदल दी। इंडिया में इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए वेपन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और जो आर्मी होती थी उसको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। अपनी खुद के सिपॉइज इन्होंने हायर करने स्टार्ट किए। उसके साथ साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में, हम वो जानेंगे कि उसमें क्या था। और इंडिया में ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया। अब ट्रेन से क्या होता था, जब इंडिया में ट्रेन आ गई तो एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल्स को लेके जाना और आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इजी हो गया उनके लिए। सिंपली अगर कहा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाता है। उसके बाद अगर हम इस टॉपिक को देखते हैं तो इसमें बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, इनका डेवलपमेंट किया गया, इनको बनाया गया सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के बेनिफिट के लिए। डेवलप्ड primarily to extract resources and transport goods to ports। तो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को निकालने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह पे वस्तुओं को भेजने के लिए, अपनी आर्मी को भेजने के लिए। एग्रीकल्चर शिफ्टेड टूवर्ड्स कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, जूट एंड टी। और कैश क्रॉप मीन्स क्या होता है, ऐसे वाणिज्यिक क्रॉप, वाणिज्यिक फसल जिसको हम कहते हैं, इससे हमें पैसा मिलता है बीच बीच, जैसे कि कॉफी है, कॉटन है, गन्ना है, चावल है। आज के टाइम पे जो भी चीज़ हम सेल आउट कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, कैश क्रॉप कहलाती है हमारी। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया, कैश क्रॉपिंग में चेंज कर दिया। मीन्स कि अब जो क्रॉपिंग करी जाएगी, जो कल्टीवेशन किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए किया जाएगा। लोगों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती, नील की खेती करवाई जा रही है, कॉटन इनसे उगाया जा रहा है, जूट हो गया, टी प्लांटेशन जो चाय पत्ती होती है, क्योंकि इससे पैसा मिलता है बेचने में, ये सारी चीजें करवाई जाने लगी, यानी कि एग्रीकल्चर को ही शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद अर्ली रेसिस्टेंट मूवमेंट चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटी। अब इतने सारे एक्सप्लॉइटेशन के बाद, इतने सारी चेंजेस के बाद क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो रेसिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली कोई इंसान कब तक किसी इंसान के जुर्म को सहेगा, कब तक किसी की बातों को देखता रहेगा, या फिर कब तक किसी का टॉर्चर सहेगा, एक्सप्लॉइट होता रहेगा। तो क्या होता है, सन्यासी फकीर रेबेलियन, जो कि मैंने भी आपको बताया कि जब बंगाल में फरमाइन आ गया, उड़ीसा में फरमाइन आ गया, जो सन्यासी लोग, जो फकीर लोग सिर्फ और सिर्फ बैगिंग पे अपना गुजारा करते हैं, लोगों से भीख मांग के अपना गुजारा करते थे, मोनेस्ट्रीज में रहते थे, उनकी मोनेस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया, उनको कल्टिवेटेड लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। लोगों के पास खाने के लिए नहीं, तो फकीरों को क्या देंगे। तो यहाँ पर फकीर जो थे वो भी रेबेलियन बन जाते हैं, सन्यासी रेबेलियन बन जाते हैं। तो 18th सेंचुरी का जो टाइम होता है, लेट 18th सेंचुरी, यानी कि जब 18th सेंचुरी खत्म होने वाली होती है, जो एसेटिक, जो पीजेंट्स थे, वो रेबेल बन जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। और ये बहुत ब्रूटली जो है कॉलोनियल फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोर्ट करने इन द सेंस मीन्स कि उनके अगेंस्ट जाते हैं, उनके किलों पे अटैक करते हैं, उनके फोर्ट्स पे अटैक करते हैं, आर्मी को मारते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। फिर ट्राइबल अपराइजिंग, क्योंकि ट्राइबल्स के साथ क्या होता था, संथालों को पहले तो कहा गया कि आप इस जो पहाड़ी एरिया में रहते थे या फिर जो थोड़े जंगल के आसपास रहते थे, पहले उनसे जंगल साफ करवाए जाते थे, फिर उसको कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करते थे, और उनको एक लालच देते थे कि आप सिविलाइज्ड कहलाओगे, आपके पास आपकी ज़मीनें होंगी, और फिर बाद में उनसे उन्हीं की ज़मीनें छीनकर दूसरे बड़े ज़मींदारों को दे दिया जाता था, और उनको वहाँ से माइग्रेट होने के लिए कहा जाता था, या फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज डेवलप कर दी जाती थी, और उन फैक्ट्रीज में उनको काम भी जो देते थे वो बहुत लो वेज पे देते थे, बहुत कम पेमेंट दी जाती थी। तो ट्राइबल अपराइजिंग होता है, आदिवासी भी इसमें रेज हो जाते हैं। फिर ट्राइबल कम्युनिटीज रेसिस्टेड लॉस ऑफ लैंड, फोर्स्ड लेबर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और जब उन्हीं के जंगल उनसे छीने जाते हैं तो उनको जंगलों में जाने से ही मना कर दिया जाता है। जो इंसान पूरी तरीके से जंगल पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, उसको जंगलों से ही सारी चीजें मिल रही हैं, वो किस तरीके से अपना लाइवलीहुड अपना गुजारा करेगा अगर उसको मना कर दिया जाए तो इस वजह से लोगों के अंदर भी गुस्सा आता, और इनसे फोर्सफुली अपनी फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हैं, वो भी कम रेट पर। वुमेन्स की कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब थी उसमें। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जैसे संथाल रिबेलियन था, कोल अपराइजिंग हुआ। कोल भी जो थे ट्राइबल कम्युनिटी लोग, ट्राइबल कम्युनिटीज थी। तो 1855 एंड 56 वाले टाइम पे संथाल रिबेलियन का रहा, और कोल अपराइजिंग होते हैं 1831 टू 30। फिर थर्ड है पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। अब पीजेंट्स को भी देखो, खेती हो नहीं रही है, प्रोडक्शन निकल नहीं रहा है, फैसिलिटीज है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं उनके पास, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हो रही हैं, और फर्टिलाइजर्स नहीं है उनके पास, नई टेक्निक्स नहीं है खेती करने की, प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है, फेमाइन आ रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, टैक्स बढ़ता जा रहा है। मतलब सारी प्रॉब्लम एक साइड, बट टैक्स
एक साइड, कि अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, आपसे आपके घर छीन ले जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपको एक पीजेंट की तरह, एक मजदूर की तरह फ्री में काम करना पड़ेगा खेतों के अंदर। जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी इंडिगो की, जिससे इंडिगो की खेती करने से क्या होता कि जो जमीनें थी वो बैरन हो रही थी, फर्टिलिटी लूज हो रही थी, उनकी प्रोडक्शन ही नहीं निकल रहा था। और इन सब में सिर्फ और सिर्फ जो बढ़ रहा था वो था सिर्फ और सिर्फ टैक्स, वो भी कोई फिक्स नहीं था। मतलब पीजेंट्स की कंडीशन ही नहीं देखी जाती थी कि क्या कंडीशन है उनकी, उनके पास पैसा है या नहीं, बस टैक्स लिया जाता था। सो इंफ्रास्ट्रक्चर protest against highland revenue exploitation by जमींदार्स एंड ऑपरेसिव लॉस। तो जो लॉज बनाए जा रहे थे, जो जमींदार एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे पीजेंट्स का, और जो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू हाई था, इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडिगो रिवॉल्ट होता है 1859 टू 60 के बीच, 60 में, जो कि होता है कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। मतलब इसके वो मना कर देते खेती करने से, बट उनको जबरदस्ती उनसे खेती करवाई जाती है। सो इन समरी अगर देखते हैं हम इस टॉपिक के अंदर, British rule in India brought political control, economic exploitation, social changes, and cultural transformation. But it also gave rise to early resistance movement that paved the way of India's freedom struggle. जय हिंद। तो अगर देखा जाए, अब ये जो ब्रिटिश रूल था हमारा, जो इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सोशल चेंजेस को लेकर आता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यही सारी चीजें इंडिया को अर्ली रेसिस्टेंट मूवमेंट देते हैं। अर्ली रेसिस्टेंट मूवमेंट यानी कि जब लोग को समझ में आ जाती है कि हाँ अब ये टाइम आ चुका है कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें इनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये वो टाइम पीरियड होता है कि लोग रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कहें कि मिड 19th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जहाँ से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और फिर हम जानेंगे 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में, 1857 का विद्रोह क्या है, क्यों होता है, क्या होती है सिपॉइमेटिनिटी, क्या होती है, मंगल पांडे का क्या रोल है, नाना साहेब, तांत्या टोपे, क्यों ये आज भी हम जानते हैं इनके बारे में, क्यों ये 1857 के रिवॉल्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। और तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।